चलिए बॉस भाई लोगों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन का चैप्टर, आर्टिकल नंबर 8.4, और इसमें हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ शुरू में फिर काफी कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं, रद्दी बातें हैं जो कि यूजलेस हैं, और एक बार पढ़ लें तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या काम का है क्या काम का नहीं है। कहता वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंटरिंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली एंड वाज फर्स्ट डन बाय दिस मच दिस मच दिस मच। ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम को भी ना देखें, बार ए बी के बारे में जो कुछ भी कहा है इसमें सब छोड़ दें, और ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है मैं तो पूरा छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल एंड में इसने जी की जो वैल्यू दी है, इसने जी की वैल्यू दी है उस पर जरूर हम पास कर देते हैं। जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11। जी की वैल्यू याद करने लायक है, और ये भी 6 जैसे ही दिखा, तो 6.67 को आप 6.66 भी बोल लेंगे तो कोई जुर्माना नहीं लगाएगा आपको। ये जो जी है, ये 6 खुद ही है, इसके आंसर भी 6 है। पावर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, पावर ध्यान रखना। नेगेटिव पावर्स ही ज्यादातर फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज में ज्यादातर नेगेटिव पावर ही आते हैं, और ये काफी बड़ा नेगेटिव पावर है। यूं मान लीजिए, बहुत ही इडियोटिक बात कर रहा हूं मैं आपसे, और ये अगर ये 6 है और इस सब को 6 से डिवाइड कर दिया तो 1.1 टाइप कुछ आएगा। यहाँ 11 आ रहा है। अगर ये भी 6 है और ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो ये डिवाइड होता हुआ मेंटली देखिए और पावर 11 डिसाइड कर लीजिए। बस एग्जाम में ज्यादातर कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको दी जाती है, इसलिए नहीं भी याद होगा तो ज्यादा परवाह नहीं है। अभी तो मैं जरा यूनिट ऑफ जी देख लूं, तो एफ का फॉर्मूला है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो जी हो गया एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 भी मास है और m2 भी मास है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू है 6.67 इनटू 10 टू द पावर, हम तो 6.66 ही कहेंगे आपसे, या खाली 6.6 कहना भी काफी है, इतना ही कहिए, इतना काफी है। 6.6 इनटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू में पावर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट वगैरह तो आप डिराइव कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही लिख दीजिए, द पावर द वैल्यू ऑफ जी इज power in the value of g is a big power with negative sign। जी की वैल्यू में जो पावर है वो बड़ा पावर है नेगेटिव साइन के साथ। एक प्लैंक्स कांस्टेंट ही होता है जिसमें पावर फिर -34 तक जाता है। बाकी और नेगेटिव पावर, चलिए इनके मास वास में भी आते तो है ही, पावर खैर आपको याद करना पड़ेगा। कुल मिला के कहना ये है कि लिख दीजिए वैल्यू ऑफ जी इज वेरी स्मॉल। पावर की भी बात कर लें फाइनली, तो जी की वैल्यू बहुत ही कम है। इसलिए जो F का फॉर्मूला है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है। लिख दीजिए द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज देयरफॉर नेग्लिजिबल। The value of gravitational force between two masses is very small. The value of gravitational force between two masses is very small because the gravitational constant has a small value. जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू काफी कम होती है, इसलिए कहीं भी दो मासेस के बीच में फोर्स की वैल्यू यूजुअली बहुत कम आती है। इसीलिए हम लोग, मैं और आप, अगर पास पास भी खड़े हो तो हम लोगों के बीच में ये अट्रैक्शन का फोर्स होता तो है, पर हम इसे फील नहीं कर पाते। या 100 किलो का, आप 40 किलो के, 50 किलो के, 80 किलो के, तो जी m1 m2 by d स्क्वायर भी बहुत ज्यादा नहीं आता, क्योंकि जी m1 m2 by d स्क्वायर तो ठीक है, जी इतना कम होता है कि वो m1 m2 by d स्क्वायर को भी नेग्लिजिबल बना देता है। तो अर्थ पे रहते हुए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स हम लोग ज्यादा नेग्लिजिबल ही होता है। एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज होती है ना, जैसे अर्थ और सन हो गया, इनके मासेस बहुत हैवी होते हैं, इनमें m1 m2 का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आता है। तो बेसिकली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हम सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज में ही एक्सपीरियंस करते हैं। ये लाइनें एनसीईआरटी में डायरेक्टली दी तो नहीं है, लिख दीजिए
कि gravitational force is mainly experienced between astronomical bodies. Because they are heavy, इनके मासेस ज्यादा हैं, इनके m1 m2 का प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा आता है, तो g का छोटा होना भी m1 m2 के प्रोडक्ट से डाउन शेडो हो जाता है। छोड़ दीजिए खैर, मैं तो फिलहाल केवल g की वैल्यू यहाँ दी गई है, g की यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, g के डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं, g के डायमेंशंस हैं m-1 l3 t-2, रटने की जरूरत नहीं है, पर खटाक से बार बार डिराइव करते रहे उसे तुरंत। 8.5 पे जा रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। The earth can be imagined to be a sphere made up of a large number of concentric spherical shells, with the smallest one at the center and the largest one at the surface. अर्थ को आप ये मान लीजिए कि अगर ये अर्थ है, ये बहुत सारे शेल्स से मिलकर बना है, ये बहुत सारे ऐसे शेल से मिलकर बना है, जहाँ सबसे बड़ा शेल ये बाहर है और सबसे छोटा शेल ये अंदर है। ये एक्सप्लेनेशन इस तरह की इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, पर चलिए पढ़ लेते हैं। कहता है अर्थ कैन बी इमेजिन टू बी अ स्फीयर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ concentric spherical shells with the smallest one at the center and the largest one at the surface. A point outside the earth is obviously outside the shells. अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, तो सभी शेल्स के लिए एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक पॉइंट अर्थ के बाहर है, तो वो सभी शेल्स के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। The point outside the earth is obviously outside the shells. Thus, all the shells exert a gravitational force at the point outside, just as if their masses are concentrated at their common centers. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आप तो ये मान सकते हैं कि शेल में स्फेरिकल सिमेट्री है, तो शेल का जो भी मास है वो उसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो इसका जो भी मास है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, इसका जो भी मास है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, इसका जो भी मास है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है। शायद वो कहना ये चाहता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे एक मास रखा है, तो अर्थ का कंप्लीट मास आप उसके सेंटर पे रखा हुआ मान लीजिए। अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई पॉइंट मास है और आप अर्थ का उस पर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो आप तो ये मान लीजिए कि पूरे अर्थ का मास उसके सेंटर पे रखा हुआ। तो अर्थ का बहुत सारे शेल से मान लीजिए कि मिलके बना है, और शेल में एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सारा मास शेल का उसके सेंटर पे माना जा सकता है। इन लाइनों को दोबारा कभी रिवाइज करने की आपको जरूरत नहीं है। Hence, at a point outside the Earth, the gravitational force is just as if its entire mass of the Earth is concentrated at its center. बस। फिर वो चला गया पॉइंट इनसाइड अर्थ। इनसाइड की तो मैं बात आपसे बाद में करूंगा, पहले तो आप ये हेडिंग दे दीजिए या क्वेश्चन लिख दीजिए कि write an expression of force of gravitation. Write an expression of force of gravitation between Earth and a point mass situated outside it. Between Earth and a point mass situated outside it. Write the expression of gravitational force between Earth and a point mass situated outside it. ये अर्थ है, ये मास है, ये मान लीजिए अर्थ का मास है। तो अब हम इसकी रीजन नहीं दे रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अर्थ के लिए भी ये माना जा सकता है कि उसका पूरा का पूरा मास उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट है। यहाँ एम माना जा सकता है, यहाँ की बजाय कुछ यहाँ फैला है, कुछ यहाँ फैला है, कुछ यहाँ फैला है। तथा आप तो ये मान लीजिए कि सारा का सारा मास इसके सेंटर पे है। इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है, स्मॉल r, तो जो फोर्स है वो है g। ये पॉइंट मास यहाँ मान लीजिए, एक पॉइंट मास तो यहाँ है ही, और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है टोटल वो ले लीजिए बस। एंटायर मास ऑफ द अर्थ
can be considered। हालांकि तो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, वास्तव में तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, पर फर्क नहीं पड़ रहा। Entire mass of the earth can be considered to be concentrated with the point mass at the center। अर्थ के सारे मास को can be considered, entire mass of the earth can be considered to be concentrated as a point mass in the center of earth। ये बात सही है किसके लिए? और एक्सटर्नल पॉइंट्स होंगे। मतलब मुझे इस पे फोर्स निकालना है जो अर्थ के बाहर है, इस पे फोर्स निकालना है जो अर्थ के बाहर है। आप अर्थ को मान लीजिए कि अर्थ का जितना भी उसने पूरा समझाया तो है, पर उस एक्सप्लेनेशन को आप दोबारा एक बार भी नहीं पढ़े तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कहता है ये बहुत सारे शेल से मिलके बना है, और शेल का इसने लास्ट आर्टिकल में पढ़ाया था कि शेल का सारा मास उसके सेंटर पे माना जा सकता है। तो कह रहा मान लीजिए बहुत सारे शेल से मिलके बना है और हर शेल का मास उसके सेंटर पे, और सबका सेंटर तो एक ही जगह आ रहा है। वो पूरी एक्सप्लेनेशन बकवास है, आपको सिर्फ ये लिखते अगर आना चाहिए। अगर आप ये लिख पा रहे हैं, अगर डिस्टेंस x है पूरा यहाँ सेंटर से, अगर ये डिस्टेंस x है और एक्सप्रेशन आप लिख पा रहे हैं, तो प्लीज आप इस आर्टिकल को दोबारा मत पढ़िएगा, इसे इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ, क्लियरली लिख दीजिए x is the distance from the center of earth, x is the distance from the center of earth। x बोले या r बोले, जो भी बोले, अर्थ के सेंटर से बोले। x is the distance from the center of earth। अगर मास अर्थ के बाहर से चिपटेड है तो फोर्स अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा बढ़िया है, G m1m2/x²। यही फॉर्मूला ज्यादातर इस चैप्टर में चलता रहेगा। एक फॉर्मूला आता हो तो बस सवाल बनते चले जाए। फॉर अ पॉइंट इनसाइड अर्थ, अगले पैराग्राफ में, द सिचुएशन इज डिफरेंट। ये थोड़ा कठिन केस हो गया, एडवांस केस हो गया। अब वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, जहां वो पॉइंट है P, जहां पे मास m रखा हुआ, और ये पूरा अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस, अर्थ सरफेस, हम अलग से हेडिंग दे देते हैं इंटरनल पॉइंट। अर्थ की सरफेस है और पॉइंट थोड़ा अंदर रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस RE है, ये RE है, मतलब अर्थ का रेडियस है, ये डिस्टेंस D है। डायग्राम के नीचे देखना उसने क्या बोल रहा है, द मास m इज इन अ माइन लोकेटेड एट द डेप्थ D। जहां पर इसने एक गड्ढा खोदा है अर्थ के अंदर, D is the depth below the surface of earth। एक गहरी माइन के अंदर आप चले गए, एक गहरी माइन के अंदर चले गए, और D उसकी गहराई है, D is the depth below the surface of earth of mass ME and radius RE। इस पूरे का मास ME है, पूरे अर्थ का मास ME है और उसका पूरे का रेडियस RE है। तो we treat the earth to be spherically symmetric। वही है, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर माना, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर तो नहीं है, और हाँ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, हम उसे स्फेरिकल सिमेट्री ही हमेशा माना करेंगे इसमें भी। कहता अगेन कंसीडर द अर्थ टू बी मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स एज बिफोर एंड अ पॉइंट मास m सिचुएटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। कहता इसका डिस्टेंस आप सेंटर से r ले। ये थोड़ा सा टफ डिस्कशन है, पर एक्सप्लेनेशंस अगर आप ना पढ़ें फाइनली और सिर्फ कंक्लूजन को ध्यान रखें तो बड़ा स्कोरिंग हो जाता है। आप इसे एक्सप्लेनेशन को समझने का ज्यादा प्रयास करेंगे तो शायद ध्यान पूरा बटा हुआ रहेगा। आपको थोड़ा थोड़ा समझना है एक्सप्लेनेशन को, और रिजल्ट को अच्छे से जम के पकड़ना है, और उस पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।
वो कह रहा है मान लीजिए कि यहाँ बहुत सारे शेल है, यहाँ भी शेल है, यहाँ भी शेल है, यहाँ भी शेल है, यहाँ भी शेल है। ये जो शेल है ना, इसके लिए इंटरनल पॉइंट है। एक रूल हमने ये भी पढ़ा था कि शेल के इंटरनल पॉइंट पे फोर्स नहीं होता, तो जो बाहर वाले शेल है ना उनके कारण यहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगा। वैसे जो अंदर शेल है ना, ये जो शेल है, इन सब के कारण यहाँ फोर्स लगेगा। वही वो समझा रहा है। ये मैं लॉजिक लिखवाना भी नहीं चाहता, मैं तो लॉजिक नहीं लिखवाना चाहता। वो कह रहा है अगेन कंसिडर द अर्थ टू बी मेड अप ऑफ concentric shells as before and a point mass m situated a distance r from the center. The point p lies outside the sphere of radius r. ये जस्ट बाहर है, इस स्फीयर के जिसका रेडियस r है, इसके जस्ट बाहर मान लीजिए हल्का सा। For the shells of radius greater than r, the point p lies inside. ये जो शेल्स है इनके लिए इंटरनल पॉइंट है, और हम तो यहाँ यही लिख लेते हैं फिर से इस बहाने से। फिर से लिख दीजिए, for a mass situated inside a shell, for a mass situated inside a shell, force experienced is 0. अगर एक मास एक शेल के अंदर सिचुएटेड है, जैसे यहाँ पर, इस पर शेल के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए इन दोनों के बीच में, वो 0 होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे सभी तरफ से नेट अट्रैक्शन आता है कुछ, और नेट फोर्स मिला के 0 हो जाता है। अब हमें रीजन नहीं चाहिए, हमें रूल चाहिए, थंब रूल चाहिए कि भाई अगर इंटरनल पॉइंट पे है तो फोर्स गया। The point P lies for the shells of the radius greater than r, the point P lies inside. Hence, according to the results stated in the last section, they exert no gravitational force on mass m kept at P. The shells with radius less than r or equal to r make up a sphere of radius r, for which the point P lies on the surface. This smaller sphere therefore exerts a force on a mass m at P as if its mass m, जो भी इसका mass है, is concentrated at the center. Thus, the force on the mass m at P has a magnitude. देखो, अब मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो मास है ना, ये जो पॉइंट मास है, इस पे फोर्स लगेगा अर्थ के केवल उतने मास के कारण, अर्थ के केवल उतने मास के कारण फोर्स लगेगा जो ये वाला बचा हुआ मास है। तो जो बाहर वाला मास है इसका कोई असर नहीं होगा। तो ये हम फैसला लिख सकते हैं। हालांकि इस फैसले को भी लिखने का कोई फायदा नहीं है, मैं एक बार लिखवा देता हूँ, फिर आप उस पर क्रॉस लगा दीजिएगा। एक बार मैं लिख तो देता हूँ, फिर आप उस पर क्रॉस लगा दीजिएगा। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ फाइनल मैथमेटिकल फॉर्मूले से, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड फॉर सपोर्टिंग अवर कॉन्सेप्ट। हाँ, इस बीच थियरी रिवाइज हो रही है, एक बढ़िया थियरी रिवाइज हो गई कि इंटरनल पॉइंट पे फोर्स नहीं लगता, ये अच्छी बात है। ये एक अच्छा रिवीजन ही केवल इस डेरिवेशन का फायदा है, वरना इस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ये डायग्राम चाहो दोबारा बना लो, नहीं तो वही रहने दो, ये ले लो। फोर्स मतलब एट इंटरनल पॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मास इज ओनली ड्यू टू, इसको मैं आर कह रहा हूँ, याद ही था, ओनली ड्यू टू मास ऑफ द अर्थ contained in a sphere of radius r. हम बाद में तो इस लाइन को भी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो मासेस है, यहाँ जो शेल है, ये जो पॉइंट आपका है, ये यहाँ के शेलों के लिए इंटरनल पॉइंट है, और इंटरनल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं फील होता। तो यहाँ का जो टोटल मास है, यहाँ का जो भी टोटल मास है, आप उसको इसके सेंटर पे मान लो, मान लीजिए m डैश, दैट इज ओनली ड्यू टू m डैश। ये जो पोर्शन है इसका मास मान लीजिए m डैश है, पूरा मास m ही था, पूरे अर्थ का मास m ही था, और इतना जो मास है यहां से जो स्फीयर गुजर रहा है उसके अंदर जो टोटल मास है, उसके मास के कारण ही केवल यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, है ना। ये पॉइंट इस शेल का सबका इंटरनल पॉइंट,
और अंदर तो फोर्स लगता ही नहीं है। शेल के इंटरनल पॉइंट पे फोर्स 0 होता है, शेल के इंटरनल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। तो ये पॉइंट जो है, ये जिसका इस शेल का इंटरनल पॉइंट है, इसके कारण फोर्स नहीं लगेगा, और ये इस शेल, यहाँ पे शेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके कारण फोर्स लगेगा। तो जितना भी इस पोर्शन का मास है वो m डैश पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लीजिए। तो अब जिस m डैश को आप निकाल रहे हैं ना, वो है g into m into m डैश अपॉन r स्क्वायर। ये m डैश है जो रेसिडुअल पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन है अर्थ का, mr लिख सकते हैं इसको, जो रिमेनिंग पोर्शन है अर्थ का, इसका मास। जो फोर्स है इंटरनल पॉइंट पे, ये फॉर्मूला तो वैसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो वैसे हमें फाइनली अच्छे से कर लेना चाहिए, पर यू डू नॉट नीड एनी सपोर्ट फॉर दिस रिजल्ट। अब हम एक काम करते हैं, ये रिमेनिंग मास हम निकाल रहे हैं, उसके लिए एक काम कर सकते हैं, उसके लिए मैं यूनिटरी मेथड लगाता हूं, हाउ टू कैलकुलेट मास mr of the remaining sphere m dash। तो मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, for volume 4/3 pi re cube, the mass is me for one volume, तो मास enclosed है, तो मास है वो me upon 4/3 pi re cube है। So for volume 4/3 pi small r cube, mr will be equal to me by 4/3 pi re cube into 4/3 pi। हाँ, ये सब बातें सीखने लायक है। मैंने कहा कि यार तुम इसका ना पूरी यूनिट वॉल्यूम का मास निकालो, तुम बोलो इसमें इसकी यूनिट वॉल्यूम का मास निकालो, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, फिर तुम उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो जिस वॉल्यूम के अंदर कंटेंट मास तुम्हें चाहिए। ये तुम्हें इवेंचुअली सब सीखना पड़ेगा। तो जिस एम आर को तुम निकालना चाहते हो, उसका फाइनली फॉर्मूला में 4/3 पाई कट गया, आ गया एन ए into r cube upon r cube, ये हो गया। ये r e लिख लिया मैं इसे अलग से भी लिखवा दूंगा। ये आपको 1 स्टार लिख लेना चाहिए और आपको इन्हें रिवाइज करना चाहिए अपनी जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए। अपनी जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको ये सारी बातें सीखनी चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि फर्स्ट कैलकुलेट मास पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर 2 now multiply it by the volume whose mass is to be determined। ये ठीक है। पहले मैंने कहा कि ये पूरा जो है ना, इसका मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेता हूँ और फिर मैं उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूँ जिसके वॉल्यूम के अंदर कंटेंट मुझे मास चाहिए। पहले मैंने निकाला मास पर यूनिट वॉल्यूम, फिर उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जिसका कि मास मुझे चाहिए। इसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। और अभी इस समय इसकी कोई खास जरूरत नहीं, बस m डैश जो आ रहा है वो आप देखिए। अब जो फोर्स f डैश का फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स है f डैश का, वो है g into m डैश into m upon r क्यूब। तो g upon r क्यूब into m, और m डैश को मैं पूरा लिख रहा हूं मास पर यूनिट वॉल्यूम into the वॉल्यूम जिसके मैं मास में इंटरेस्टेड। ये मुझे रिजल्ट याद नहीं है, डेरिवेशन मुझे याद है। m डैश की जगह या रिमेनिंग मास की जगह मैं लिख रहा हूं पूरे अर्थ का मास अपन पूरे अर्थ की वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट इंटरनल शेल, इंटरनल पोर्शन। अब जरूर नहीं है, ये कैंसिल कर दिया मैंने,
एक आर क्यूब से ये वाला आर क्यूब तो मुझे कैंसिल होते हुए दिख रहा है, गलती रह गई नहीं कुछ। ये सॉरी आर क्यूब नहीं होता उसके फॉर्मूले में, ये आर स्क्वायर होता है, सॉरी ये आर क्यूब हो गया, इससे तो आर स्क्वायर हो गया, तो एक आर बच जाएगा। जो इंटरनल पॉइंट पे फोर्स का फॉर्मूला है वो है जी इंटू एम ई अपॉन आर ई का क्यूब इंटू आर, ये हो गया फॉर्मूला। इंटू ये छोटा, ये फाइनल फॉर्मूला है, ये फाइनल फॉर्मूला है। इसको मैं अलग से अब आपको याद करा देता हूं। ये फाइनल फॉर्मूला है, इसी को हम चाह रहे थे, मैं इसकी आपको समरी बनवा देता हूं। Force around Earth, the gravitational force around Earth. Number one, एक एक्सटर्नल चाहिए, तो G m e into m upon r square। ये r, मान लीजिए ऑब्जेक्ट सरफेस पे ही है, अर्थ की सरफेस पे ही है, तो G m e into m upon r e का स्क्वायर। ऑब्जेक्ट यहीं रखा हुआ, यहाँ तो ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट की अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर की दूरी r है, तो ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे ही है तो फोर्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर इंटरनल पॉइंट है तो ये केस थोड़ा सा टफ है, पर जरूर करना चाहिए आपको। इसका फॉर्मूला आ रहा है जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, जैसा आता है वही लिखिए, इनटू छोटा आर में बड़ा आर ई, और इस चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है और ये डिस्टेंस आर है, तो जो सरफेस पे होता था ना वही करिए, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर अपॉन कैपिटल। फोर्स के डायमेंशंस चेंज ना हो तो यही रहेगा, और आंसर छोटा लाना है। अब अंदर फोर्स थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि कुछ मास तो इनइफेक्टिव बन गया, अंदर आंसर थोड़ा सा छोटा आएगा, तो इनटू छोटा अपॉन बड़ा। फोर्स इंटरनल is equal to F surface into small distance upon big distance। बस ऐसा कुछ आप याद कर लीजिए, हो जाएगा। ये पूरी क्लास की समरी हो गई। अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो हमें और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली नो डिस्कशन। एक ही डिस्कशन इसके अलावा काम का है, और वो ये कि शेल के अंदर फोर्स जीरो होता है। इसको याद करने की कोशिश करिए कि भाई ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, फोर्स तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो तुम पूरे यहाँ तक जाते तो फोर्स में आ ही आता, तुम यहीं रुक गए तो फोर्स में यही वाला आ रहा है। जो सरफेस पे होता है उसे छोटे डिस्टेंस अपॉन एक बड़े डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ये इस पर मैं चाहूंगा कि हाँ मैं 5 स्टार तो दे, हालांकि ये टफ तो है पर यही नया है, ये भी नया नहीं था हमारे लिए, ये भी नया नहीं था, बस यही तो नया है एक प्रकार से। इंटरनल पॉइंट पे फोर्स कम आएगा क्योंकि नाउ द इफेक्टिव मास अट्रैक्टिंग द पॉइंट मास इज लेसर। बस ऐसा लिख लीजिए, at internal point the gravitational force on a point mass will be lesser। internal point पे the gravitational force on a point mass will be lesser। because now the effective mass effective mass of earth, now the effective mass of earth attracting the point mass, the effective mass of earth attracting the point of mass decreases। हमें तो इस थियरी का सपोर्ट भी नहीं चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट ये है कि भैया अगर तुम अंदर हो तो तुम
स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दें, सरफेस पे जो फोर्स का फॉर्मूला है वो लिखना, फिर इनटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर देना, इसे खूब रिवाइज करो। इंटरनल पॉइंट पे फोर्स का फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है, डेरिवेशन पढ़ोगे तो और मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ रिजल्ट रटोगे और ये कहोगे आंसर छोटा लाना है, छोटा लाना है तो क्या करें, छोटा अपॉन बड़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर अपने आप छोटा आ जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और सिर्फ फाइनल रिजल्ट काम आता है। नो सपोर्ट शुड एवर बी रीडेड, शुड एवर बी रेड। गलती हमारी यही होती है कि हम इस थियरी को बार बार पढ़ते हैं और फिर हम इसमें बहुत उलझ जाते हैं। मेरे हिसाब से थियरी को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, फॉर्मूले पढ़ो, सवाल करो, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ फॉर्मूले पढ़ो, सवाल करो, और जब बहुत बार सवाल हो जाए तब कभी एक आध बार थियरी पढ़ लो, तो थियरी में एंजॉयमेंट फन लेवल ही अलग है। थियरी पढ़ोगे तो डर बना रहेगा कि सवाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पहले सवाल हो ही गए, और थियरी तुम्हें क्लियर ही तब होगी जब तुमसे सवाल बनने लगे। उसके पहले तुम 1000 बार भी थियरी पढ़ लो तो तुम्हें थियरी क्लियर नहीं होने वाली। लड़ो तो, टाइम तो दो, ट्राई तो करो। खैर ये हो गया बस। The acceleration experienced by the mass m, which is usually denoted as symbol g. तो आप हेडिंग दे दीजिए acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। तो बस acceleration तो force upon mass होता है, अगर ये gravitational force upon mass है तो इस a को हम g कहते हैं। g is a kind of acceleration। अगर ग्रेविटी के फोर्स के कारण किसी बॉडी में एक्सीलरेशन हुआ है, अगर ग्रेविटी के फोर्स के कारण किसी बॉडी में एक्सीलरेशन हुआ है तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के फोर्स के कारण किसी बॉडी में एक्सीलरेशन हुआ है तो इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई ये जब F by m है, ये F by m है तो g n e m upon r e square into m। मैं फोर्स उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो अर्थ की सरफेस पे रखा है, अगर यार लिखा है तो मुझे अलग से इतना लिख के मैं छोड़ देता हूँ और फिर बोलता हूँ केस 1 g an external point of earth। तो ये g हो जाएगा g n e m upon r square into 1 by m, हो जाएगा g n e m upon g n e upon r square। r is the distance of the point mass from the center of earth। अब हम लोग हमेशा यही मानेंगे कि अर्थ स्फीयर है, उसमें स्फेरिकल सिमेट्री है, और अर्थ के केस में डिस्टेंस हमेशा अर्थ के सेंटर से नापते हैं। ये बात मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। पहले जरा मैं जी एट सरफेस ऑफ अर्थ लिखवा लूं। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे है तो जी हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर इनटू 1 बाय m, ये कैंसिल हो जाएगा तो जी हो जाएगा m अपॉन r। ये तब है जब ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे हो, और ये तब है जब ऑब्जेक्ट यहाँ बना देता हूं। अगर ये अर्थ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है तो जो जी होगा ये होगा जी एन ई बाय आर स्क्वायर, जहाँ ये डिस्टेंस r। और अगर सरफेस ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस पे जो जी होगा वो होगा जी एन ई बाय आर स्क्वायर। बस ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो सपोर्ट रिक्वायर्ड। हाँ मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये कह रहा हूँ, distances should always be measured from the center of earth। Distances should always be measured from the center। चाहे आपका पॉइंट कहीं भी हो, डिस्टेंसेस आप हमेशा अर्थ के सेंटर से नापिए। डिस्टेंसेस शुड ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये लाइन बड़ी काम की है, इस लाइन पे आप बिल्कुल मार्क्स डाल दे सकते हैं।
जी के ये फाइनल फॉर्मूले भी याद कर लीजिए, इन पे भी आप 5-5 स्टार दे सकते हैं। डिस्टेंस हम अर्थ के सेंटर से नापते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये डिस्टेंस आर ही होगा, वरना ये डिस्टेंस ये होगा। हाँ, इंटरनल पॉइंट पे अगर आप हैं तो ये फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। मैं भी इंटरनल पॉइंट नहीं पढ़ा रहा आपको, अगले सेक्शन में वो पढ़ लेंगे। अभी आप सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट पे करिए और सरफेस पे करिए। अच्छा, सरफेस से जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग को डाउट आता है कि यार सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें तो गिर तो पा ही नहीं रहा है, तो उसमें तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, तो हमें तो थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ ना कुछ अटपटा सा लगता है। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे हम ये कह रहे हैं तो आपको लगता है कि अर्थ उस बॉडी में एक्सेलरेशन होने तो देगा ही नहीं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे है तो उसमें तो एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि वो अर्थ से तो टकरा गया। पर हम ये मान रहे हैं कि अर्थ का मास उसके सेंटर पे। आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर है। अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर है तब तो गिरेगा, तब जिस एक्सीलरेशन से गिरेगा उसी की बात हम करीब करीब कर रहे हैं। ये जो 1 सेंटीमीटर है डिस्टेंस आर ई की तुलना में नेग्लिजिबल है। अगर ऑब्जेक्ट आर ई के जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो तो जो एक्सीलरेशन होगा वही तब एक्सीलरेशन माना जाता है जब ऑब्जेक्ट सरफेस पर है। अब ऑब्जेक्ट को 1 मिलीमीटर ऊपर उठा के छोड़ दो तब तो नीचे गिरेगा एक्सीलरेशन से, तब जिस एक्सीलरेशन से गिरेगा उसी की अप्रोक्सीमेटली बात है। और इस अप्रोक्सीमेशन में ज्यादा कुछ गलती नहीं है, क्योंकि जिस हाइट की आप बात कर रहे हैं वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। ये रेडियस तो बहुत ही ज्यादा होता है अर्थ का रेडियस तो, इसलिए अब आप इस पे दिमाग ना लगाएं और रटें, बस एक्सेप्ट कर लें, फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें और दिमाग फैक्ट को चैलेंज ना करें। जब तक उसके बारे में कोई भी आप उसे मन से पूरे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना, तब तक आप उसे ढंग से अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आपसे सिली मिस्टेक होगी। कहता है एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द मास व्हिच इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल g इज रिलेटेड बाय f। ये फॉर्मूला दे दिया g m e by r square। एक्सेलरेशन g is readily measurable, r is a known quantity, the measurement of g by this experiment combined with knowledge of g and r enables unto mass। कहता है आज तक हमने मास, ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कह रहा है किसने अर्थ को आज तक किसने नापा भाई, अर्थ को तोलने वाला कौन हो गया। वो कह रहा है ये यूजलेस बात कर रहा है। कहता जी का फॉर्मूला है जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। हम लोगों को ये पता है, ये पता है और ये पता है, इससे हम अर्थ के मास को निकाल सकते हैं। जी बताया था कैवेंडिश ने, ये वाला हम एक्सपेरिमेंटली आसानी से नाप ही सकते हैं कहीं भी, और आर ई भी पता ही है, तो कैवेंडिश ने अर्थ के मास को नापा। ये सारा का सारा स्टेटमेंट बेकार है, इसे आप छोड़ दीजिए। हमको इसके फॉर्मूला काम का है, स्मॉल जी का फॉर्मूला है जी एम ई बाय आर स्क्वायर। अगर कैवेंडिश में हम जरा भी इंटरेस्ट ले लेंगे तो हो सकता है हम उतने बड़े साइंटिस्ट तो बन जाएंगे, पर एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। अगर आपने किसी भी साइंटिस्ट के वर्क में जरा भी इंटरेस्ट लिया, और अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे एग्जाम्स का, पर यही सत्य है कि अगर आपने एक्चुअल फिजिक्स में जरा सा भी इंटरेस्ट लिया तो आप बर्बाद हो गए। आप उसकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए, आप में दम है तो। आप अगर कहते हो मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेके दिखाइए। बिना मैथमेटिक्स के तो कोई फिजिक्स होती ही नहीं है। मैथमेटिकल मॉडलिंग जरूरी है, मैथमेटिकल सपोर्ट जरूरी है। इस हिस्ट्री को पढ़ने में मजा मत लीजिए, नॉवल की तरह नहीं पढ़ना है इसे। न्यूमेरिकल करने में दम दिखाइए तो कहिएगा कि हाँ मुझे फिजिक्स अच्छी लग रही है। चलते हैं 8.6 पे आते हैं। कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अबव तो मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा खाली अर्थ की सरफेस पे, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। अब कह रहा है थोड़ा ऊपर और नीचे देख लेते हैं। तो कहता है कंसीडर पॉइंट मास आई एम एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो पहले तो यही है g एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आप ये हेडिंग दे सकते हैं। g एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आप r ले लीजिए और ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए पॉइंट मास m का, जिसके अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस h। मुझे इस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस चाहिए होता है, वो r है। स्मॉल g का फॉर्मूला हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल g का फॉर्मूला हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर प्लस आर ई का, नहीं h प्लस आर ई का। हो गया बात खत्म। हम तो डिस्टेंसेस हमेशा अर्थ के सेंटर से नापते हैं। हम इस पॉइंट पर डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से नापेंगे। ये एक बढ़िया फॉर्मूला आ गया।
इसेंशियली तो यही फॉर्मूला है। आर को आपको ध्यान से न्यूमेरिकल में एच प्लस आर ही बोलना है। हो गया ये फॉर्मूला। देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ आर प्लस एच। बस इस एफ को वो एफ एच, इसने कहा भाई तुम पहले उस हाइट पे फोर्स का फॉर्मूला लिखो। उस हाइट पे फोर्स का फॉर्मूला है ये, और तुम अगर जी चाहिए उस हाइट पर, तो उस हाइट पे जो फोर्स है उसे मास से डिवाइड कर दो। ये सब बातें कचरा है, आप तो बस इसका ध्यान दीजिए। वो कहता है इस हाइट पे यदि आपको फोर्स चाहिए तो फोर्स में जी एम, ये वाला एम भी आएगा, पर डिस्टेंस तो हमेशा, चाहे आप फोर्स का फॉर्मूला लिखें चाहे आप जी का फॉर्मूला लिखें, आपको डिस्टेंस हमेशा सेंटर से नापना होगा। एनसीईआरटी ने बातें लिखी हैं तो मैंने एक बार लिखवा दी। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि भाई मैं दूरी सेंटर से लिखूंगा, दूरी में सेंटर से लूंगा। तो जी हाइट एच कह रहा है वो, इसे हम चलिए जी डैश कह देते हैं। खाली जी से नॉर्मली मतलब होता है अर्थ की सरफेस पे, कहीं भी और जी को शायद जी डैश कहा जाता है। मतलब अब जी में बस एक ही प्रॉब्लम बची है कि ये क्लियर नहीं हो रहा सवाल पढ़ के कि जी कहाँ मांगा गया, सरफेस पे मांगा है कि कहीं और मांगा है। तो कहीं और वाले जी को हम जी डैश से लिखेंगे। दिस इज क्लियरली लेस देन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एच मच मच लेस देन आर ई। तो आप लिख दीजिए इसको, फिर से हेडिंग दीजिए, जरा सा खतरनाक तो है ये। देखिए अलग से हेडिंग दे दीजिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ जी, approximate value of G at a small height, above the surface of Earth. At a small height above the surface of Earth. Approximate value of G at a small height above the surface of Earth. ये तो यही है, ये H है और ये R है, पर वो कह रहा है जो H है वो R से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। R की वैल्यू एक्चुअली 6400 किलोमीटर होती है, और H अगर 1 किलोमीटर भी है तो भी वो आर की तुलना में 6400 टाइम्स कम है। और जो 1000 गुना भी कम हो उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं, 100 गुना भी कम हो उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं। जिसके नंबर आपसे 100 गुना कम है आप उसको गिनते ही क्या, उसे आप जीरो ही मानते हो। जी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा जी एन ई अपॉन आर स्क्वायर, हो जाएगा जी एन ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसमें से आर ई को कॉमन ले लेता हूं, तो हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर ई, इस पूरे का स्क्वायर। एक्चुअली जब भी ये कहीं कहीं ऐसा, जब भी ऐसा कहीं देता है ना, जब भी ऐसा होता है मतलब तुम समझ जाना बायनोमियल लगवाने का बैकग्राउंड बनवा रहा है। अगर वो कहीं भी बोलता है कि a is much much less than b, अगर वो कहीं भी कहता है कि a b से बहुत छोटा है, तो वो तुमको बायनोमियल लगाने का बैकग्राउंड डेवलप करवा रहा है। ये फॉर्मूला था मेरे पास ये। अब अगर h बहुत छोटा है तो जो बड़ी चीज है उसको बाहर कॉमन ले जाओ। h बहुत छोटा है, जो बड़ी चीज है उसको कॉमन ले जाओ ताकि ये 1 बन जाए। बायनोमियल के लिए तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n होना चाहिए ना। तो मैं आर इसमें से पूरे में से बाहर कॉमन ले गया, तो बन गया आर बाहर गया तो बन गया 1 प्लस एच बाय आर, अभी और भी छोटा हो गया, और इस पूरे का स्क्वायर तो हो गया जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर इनटू 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल जी, तो जी डैश है जी मतलब जी सरफेस, और इसको नीचे से मैं ऊपर ले जाता हूं जो हो जाएगा 1 प्लस एच, ये ऐसा हो जाएगा, ये अपॉन में है ना, इसे मैं अगर ऊपर ले गया तो जाएगा पावर -2। वंस अगेन इन माय ओपिनियन डेरिवेशन इज यूजलेस, इसे नहीं करना चाहिए। हाँ इसको करने का फायदा ये है कि कम से कम आपकी बायनोमियल रिवाइज हुई, बस उतना ही फायदा है, इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं है। और बायनोमियल में तो हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस nx लिख लेते थे, तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा g सरफेस, जिसे हम खाली g भी लिख सकते हैं, खाली इनटू 1 माइनस 2h बाय r, बात खत्म हो गई, ये हो गया था। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आर ई पहले कॉमन लिया
ये हो गया 1 + h/r, ये r बाहर है, और ये स्क्वायर इस पूरे, इस जो रीअरेंज एक्सप्रेशन है उस पूरे का पावर 2 है। जब मैं इसको खोलूंगा तो इस r का भी स्क्वायर आएगा और 1 + h/r का भी स्क्वायर आएगा। g_r स्क्वायर को तो मैं अपना नॉर्मल g कह दूंगा। अब इसको मैं ऊपर ले गया तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और अब मैंने इसमें बाइनोमियल लगा दी, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म हो गई। तो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है आपका पास, और इसमें वार्निंग लिख लीजिए, कि दिस फॉर्मूला शुड नॉर्मली नॉट बी अप्लाइड। ये जो 1 - 2h/r है ना, इस फॉर्मूले को आप ना लगाएं। should normally not be applied. It should be applied only when it is clearly given, only when it is very clear that h is much less than 6400 किलोमीटर। ये सवाल लगाने में सिली मिस्टेक होती है हमारे दिमाग में, अगर ये फॉर्मूला आ जाएगा तो हम गलती करेंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ा है उसकी समरी में दे रहा हूं, वो ये कि यहाँ पे g की वैल्यू, इसे हम खाली gs भी कहते हैं, और ये g_me/r का स्क्वायर है। इस हाइट पे g की वैल्यू है, g' की वैल्यू है g_me/r², और इसको हम g × 1 - 2h/r भी कहते हैं। इसको शायद यहाँ ना लिखे, यहाँ लिख लिया जाए। यहाँ अगर आपको g चाहिए, g', तो g × 1 - 2h/r ऐसा लिखते हैं। ये जो हाइट है इसको मैं g_me/r + h का स्क्वायर भी कहते हैं। ऐसी मैंने अब तक ये समझी पड़ी है, ये वाली हाइट है बीच जगह, ये जरूर मैं कहूँगा h is much less than r। तो बस एक बार फिर आपने समरी पे अगर नजर मार ली, तो अब आप अगर पढ़ते हो सारी की सारी थ्योरी तो गधे हो। ये फॉर्मूले याद करिए अच्छे से, ये वार्निंग का ध्यान दीजिए, और बढ़िया बेहतरीन सवालों पे मिल जाए। अगर आप फिर भी थ्योरी पढ़ते हैं तो 2-3 साल का प्रोग्राम बना के चलिए, आराम से एंजॉय करते हुए पढ़िए। 2-3 साल भी मैंने थोड़ा कम ही बोले। आप अगर सिर्फ फॉर्मूले याद करेंगे और न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो आप शायद केमिस्ट्री बायो से भी ज्यादा, मैथ से भी ज्यादा स्कोर फिजिक्स में कर पाएंगे। ये मिडवे है मैथ्स के बीच, मैथ्स का सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल करते हैं, और लोग इसको अवॉइड करने के लिए थ्योरी ज्यादा पढ़ते हैं, और तभी फिजिक्स उनके हाथ से निकल जाती है। जैसे ही आप थ्योरी पढ़ने के लिए उठाओ ना, तो कहता कि बस मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स मेरे हाथ से निकल जाए, और न्यूमेरिकल भले ही ना बने पर उससे लगे रहें, तो फिर आपके स्टेप्स कम से कम सही डायरेक्शन में। जैसे ही आपने थ्योरी पे आपकी नजर गई, तो अंदर से आवाज तो आनी चाहिए कि मैं खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। फॉर्मूले याद करिए बस। एक आखिरी बात हम इसमें कर रहे हैं, कहता है इक्वेशन 8.15 thus tells us that for a small height h above the value of g decreases by a factor। तो ये भी लाइन लिख दीजिए, क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन g, या फ्रैक्शनल चेंज कर दीजिए, सॉरी, फ्रैक्शनल चेंज इन g as one goes above the surface of earth, through a small height. One goes above the surface of earth through a small height. So g' by g is equal to 1 - 2h by r. This is factor by which g changes. Factor यानी रेशियो। g' का फॉर्मूला था g × 1 - 2h by r, जहां इस वाले g से हमारा मतलब है सरफेस पर g की वैल्यू, तो फैक्टर बाय विच g चेंजेस। तो अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं -1 अगर ले आऊं, इसका मैं -1 यहां ले आऊं, तो g' - g by g हो गया, और ये हो गया -2h by। तो एक प्रकार से हो गया डेल्टा g by g, और ये हो गया -2h by।
भाई नया जी माइनस पुराना जी यानी चेंज इन जी, चेंज इन जी अपॉन जी यानी फ्रैक्शनल चेंज इन जी। एक है फैक्टर, एक फैक्टर पूछा है कि फ्रैक्शन पूछा है, ध्यान से देखिएगा, वार्निंग यही है, वार्निंग यही है, चेक whether fraction is asked or factor is asked। फैक्टर मतलब बस सीधे मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवीजन से, रेशियो, फैक्टर मतलब रेशियो। जब आप ऊपर गए तो जिस फैक्टर से जी चेंज हो गया वो ये, और फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन जी ये है नया माइनस पुराना अपॉन पुराना, नया माइनस पुराना इज चेंज ना, नया माइनस पुराना अपॉन पुराना इज फ्रैक्शनल चेंज। तो चेंज पूछा है या नई वैल्यू पूछी है, वो सब आपको न्यूमेरिकल में थोड़े थोड़े ध्यान देना पड़ेगा। मुझे तो खैर ये पूरा फॉर्मूला ही पसंद नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर केवल आपको नेगेटिव्स दिलाता है। मुझे तो केवल ये फॉर्मूला पसंद है कि G(m)(r²। मेरे हिसाब से जो न्यूमेरिकल में ज्यादा आपका साथ देगा वो ये भी पढ़ना तो पड़ेगा, पर आपके दिमाग में इसकी थोड़ी छाप, इंप्रेशन इसका ज्यादा गहरा बनता है दिमाग में। यहाँ से हमारा दिमाग हट जाता है, यहाँ थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, पर इन्हें हम ज्यादा बार पढ़ेंगे। दिमाग क्वेश्चन करते वक्त आपका दिमाग पहले यहाँ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत होगा। आपका पहले दिमाग यहाँ जाना चाहिए, और सिर्फ अगर वो कहे कि हाइट नेग्लिजिबल है तो फिर ये सारी बातें आपके काम की है। यहाँ आपसे गलती जरूर होगी, 3 4 5 बार तक गलती की कोई चिंता नहीं है, उसके बाद गलती आपसे ना हो। 5 डिफरेंट मौकों पे आप इसकी गलती कर सकते हैं, उसके बाद आइडियली आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब आगे कह रहा है, अब हम एक ही पॉइंट बचा, इंटरनल पॉइंट पे और देख लेते हैं। now consider a point mass m at a depth d below the surface of, तो आप हेडिंग तो शुरू से दे ही दीजिए, हेडिंग तो दे ही दीजिए, g at a depth d, the g dash at a depth d below the surface of। इसकी भी मैं रीजनिंग थोड़ी बहुत पढ़ रहा हूँ, हालांकि बहुत सही कहो, कायदे से कहूँ तो मुझे सब नहीं पढ़ना चाहिए, सीधे फैसला सुनाना चाहिए आपको, पर चलिए कुछ तो सीखेंगे ही, वरना तो क्रैश कोर्स में पढ़ाना जैसा हो जाएगा। तो टाइम ऐसे ही फील कराने के लिए कि चलो कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगा के पढ़ाते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा टफ लगे और लगे कि कुछ तो हुआ। मतलब तो सिर्फ इसका क्रैश कोर्स जैसे पढ़ाने का ही है, और वो फिर मजा नहीं आएगा ना, जल्दी हो गया, टीचर ने कराया ही क्या। सही टीचर तो वही है जो फिजिक्स के फॉर्मूले दे और न्यूमेरिकल कराए। थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए तो चलेगा, बाद में जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी बिना किसी टीचर। और बहुत कायदे से तो एनसीईआरटी पढ़ने की फिजिक्स में जरूरत भी नहीं है, जब तक आप पूरे 180 में से 180 की चिंता ना कर रहे हो तब तक आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पर बाद में यू एंजॉय रीडिंग एनसीईआरटी, गाइस एंजॉय रीडिंग एनसीईआरटी once they are thorough with the numericals। Now consider a point mass m at a depth d below the surface of the earth so that its distance from the center of the earth is r minus d। ये d है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है r माइनस, ये अर्थ का सेंटर, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर से हम लोग तो भाई डिस्टेंस हमेशा सेंटर से नापते हैं, तो आज भी इसने डिस्टेंस सेंटर से नाप लिया। डिस्टेंस, एक ही लाइन बड़ी प्यारी सीखी कि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से नापना है। The earth can be thought of as being composed, फिर वो उसने कचरा बातें करना शुरू कर दी, idiotic nonsense। The earth can be thought of as being composed of smaller spheres of radius r minus d and a spherical shell of thickness d। कह रहा ये मान लो, ये फालतू बातें कर रहा है, कह रहा आप एक ये मान लो कि ये एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r minus d का, और उसके अलावा एक शेल है, ये थिकनेस d का। तो दो चीजें हैं, ये एक शेल है और ये स्फीयर, इसको सॉलिड स्फीयर दिखा देना। ये सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस r माइनस d है। अर्थ को मान लो कि अर्थ में एक ये स्फीयर है और ये बाहर एक शेल है,
एक ये स्फीयर और ये बाहर शेल। शेल के पॉइंट्स को यही बोल देगा कि भैया इनका तो कोई असर यहाँ है नहीं। हाँ, वो एक पॉइंट रिवाइज हो गया कि अंदर शेल का असर नहीं होता, अंदर शेल का असर नहीं होता, यही पॉइंट वो सुनाएगा हमको। The Earth can be thought of as being composed of a smaller sphere of radius r minus d and a spherical shell of thickness d. फिर कहता है force on m due to the outer shell of thickness d is 0. बस ये इसके कारण यहाँ पे फोर्स 0 है, क्योंकि ये पॉइंट इंटरनल पॉइंट है शेल के लिए। कहता है the force on m due to the outer shell of thickness d is 0 because the result quoted in the previous section. As far as the smaller sphere of radius r minus d is concerned, the point mass is outside it, and hence, according to the result quoted earlier, the force due to this smaller sphere is just as if the entire mass of the smaller sphere is concentrated in the center. क्या आप इसका जितना भी मास है ना, वो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लीजिए, इसका तो असर 0 ही हो गया। अब बचा ये, और इसका जो भी मास है वो निकाल के उसको इसके सेंटर पे मान लो, तो हम कर लेंगे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। If the entire mass of the smaller sphere is concentrated in the center, if m is the mass of the smaller sphere, ms, then ms में अलग से निकाल लेता हूँ, since mass of the sphere is proportional to the cube of its radius. ठीक है, डायग्राम में देखते हैं g at a depth d, तो बस मैं तो उल्टी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम दोबारा डेरिवेशन मुझसे क्यों करवा रहे हो, तुम एक बार करा तो चुके हो, चलो इनकी भी बात कर लेते हैं। ये जो बात कह रहे हैं, चलो एक बार ये भी कर लेते हैं। मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास होता है डेंसिटी इनटू 4/3 पाई r क्यूब, so mass is proportional to r cube, so me upon m small is equal to r cube, re का क्यूब upon re minus d का क्यूब। मास जो है वो प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है, मास होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम में 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी भी सेम है और 4/3 पाई भी सेम है, तो m प्रोपोर्शनल टू क्यूब है। अब इसने ms निकाल लिया, ms हो गया पूरे अर्थ का मास इनटू re माइनस d का क्यूब अपॉन re का क्यूब, और इस पूरे मास को कह रहा है तुम यहाँ सेंटर पे रखा हुआ मान लो, ये स्मॉल वाले मास को re माइनस d, यहाँ तुम अपने स्मॉल m को निकाल दो। अब तुम gm/r² वाला फॉर्मूला डाल दो, स्मॉल g निकालना है, स्मॉलर जो पोर्शन है उसका मास निकालने का ये तरीका है, और इसका जो भी मास है वो इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। अब क्या करना, जो थीटा चाहिए वो है g into ms अपॉन r e minus d का स्क्वायर, ये है। और मैं तो उससे डायरेक्टली कहता था आपको ये g me अपॉन re क्यूब अपॉन re स्क्वायर, सॉरी मैं तो ये कहता था इनटू स्मॉल r बाय r, तो हो जाएगा g me अपॉन re स्क्वायर इनटू re माइनस d अपॉन re, ये वही फॉर्मूला आ रहा है। मैं इस तरह से दोबारा डेरिवेशन कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ भाई तुम्हें पता तो है कि फोर्स ये होता है, मतलब शायद मैं दोबारा कर दूं, इसमें दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने अच्छा इंटरनल पॉइंट पे जी तो पढ़ाया था, शायद नहीं पहले इंटरनल पॉइंट पे फोर्स का पढ़ाया था, तो एक स्मॉल m नहीं आ रहा है इसलिए सही है, ये हमने पहले पढ़ा था जी एम ई एम अपॉन आर, क्योंकि पहले फोर्स की बात करते थे, जी की बात करते, या तो तुम ये या तो इसमें ms की वाली वैल्यू पुट कर दो, ये तो ठीक है, इसमें तुम ms की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, और मेरा मेथड तो ये है कि या तुम इंटरनल पॉइंट पे फोर्स की जो वैल्यू जानते हो, ये है इंटरनल पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू, आज तुम उसमें r को re माइनस d डाल दो, ये कहानी पूरी बातें आपको एक बार दोबारा करा देता हूँ। डेरिवेशन में तो इसलिए नहीं कहीं उलझेंगे हम लोग, डेरिवेशन करेंगे तो डिविएट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, मिक्सअप हो रही हैं चीजें। Thus is the force on a point mass is this much, so substituting for ms and hence the expression to gravity at depth g का फॉर्मूला ये आ गया। बस मैं एक बार फिर से आपको करा देता हूँ,
इन्होंने जो मेथड दिया है ना, इन्होंने कहा है कि मास स्मॉल अपॉन मास पूरे अर्थ का इज इक्वल टू आर ई माइनस जी का क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। तो एम एस हो गया एम ई इंटू आर ई माइनस जी का क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। तो जी डैश हो गया जी एम एस अपॉन आर ई माइनस जी का क्यूब, नहीं स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। स्क्वायर में और क्यूब में गलतियां पता नहीं हो रही है, इसका मतलब होती होंगी। तो इस कहाँ स्क्वायर है कहाँ क्यूब है वो जरा ध्यान रखिएगा। एम एस की जगह आगे डाल दीजिए एन ई इंटू आर ई माइनस जी क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब। तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश का फॉर्मूला आ गया जी एन ई अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू आर ई माइनस जी अपॉन आर ई। बस यही रिजल्ट में कह रहा हूँ कि जी डैश जो है ना, अगर आप इंटरनल पॉइंट पे है तो आप ये बोल सकते हैं जी एक्स सरफेस इनटू स्मॉल अपॉन बिग। ये डिस्टेंस भी सेंटर से ही है साहब। ये सब वही रिजल्ट है जो हमने पहले फोर्स के लिए पढ़ा था, वही आज जी के लिए पढ़ रहे हैं। हो गई बात, यही है सारी की सारी बातें जो पहले हमने फोर्स के लिए पढ़ा था कि फोर्स एट इंटरनल पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एट सरफेस इनटू स्मॉल अपॉन बिग। ये स्मॉल डिस्टेंस सेंटर से नापना और ये डिस्टेंस भी सेंटर से नापना। उसने डेप्थ डी नापी है सरफेस से अंदर, सेंटर से तो आर ई माइनस डी हुई दूरी। रिजल्ट खाली याद चाहिए आपको। इसमें नीचे क्या लिखा है मैं जरा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इसके डायग्रामेटिकल समरी दे दूंगा। कुछ भी नहीं पढ़ा हमने एसेंशियली आज की क्लास में, सिर्फ 4-5 फॉर्मूले पढ़े हैं। तो फॉर्मूले पढ़िएगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ डेरिवेशन प्लीज। कहता है लास्ट पैराग्राफ कह रहा है 10 feet go down below the earth surface the acceleration of gravity decreases। नीचे भी g कम होता है by a factor of 1 minus g by re। The remarkable thing about acceleration due to earth's gravity is that it is maximum at the surface of earth। ये सब पॉइंट जरा लिख दीजिए। पहले तो यही लिख दीजिए कि g decreases as we go up or as we go down from the surface of earth। g हमेशा कम होता है। आप रहते वहां है जहां जी मैक्सिमम है। आप ऊपर जाते हैं तो भी जी कम हो जाता है और आप नीचे जाते हैं तो भी जी कम हो जाता है। आपकी जी बोलने की टेंडेंसी हाँ जी ना जी, ये अर्थ पे ही नखरे ज्यादा है, अर्थ पे ही तमीज ज्यादा है। अर्थ पे जब है तो हम लोग बहुत जी हुजूरी लगा के बात करते हैं और ऊपर जाते हैं तो भी हम परवाह नहीं करते किसी की, और नीचे गड्ढे में जाते हैं तब तो किसी की परवाह बिल्कुल ही नहीं करते। ऊपर जाते हैं तो भी जी घटता है और नीचे जाते हैं तो भी जी घटता है। फिर क्वेश्चन लिख दीजिए कैलकुलेट द फैक्टर बाय व्हिच जी डिक्रीजेस। कैलकुलेट द फैक्टर बाय व्हिच जी डिक्रीजेस। फैक्टर पूछा है, फ्रैक्शनल चेंज नहीं पूछा है। कैलकुलेट द फैक्टर बाय व्हिच जी डिक्रीजेस as we go down to a depth d, as we go down to a depth d। अब डेप्थ हमेशा सरफेस ऑफ अर्थ से नापी जाती है। डेप्थ फैक्टर पूछा है, जी डैश का फॉर्मूला है जी इनटू 1 माइनस जी बाय आर। तो जी डैश बाय जी का फॉर्मूला है 1 माइनस जी बाय आर। ये फैक्टर। और ये बड़ी बात है कि ये एग्जैक्ट आंसर है। बायनोमियल has not been used। जब भी आप बायनोमियल का उपयोग करते हैं तो आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेट आते हैं। जब भी आप बायनोमियल का यूज करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएंगे। यहाँ आपने बायनोमियल का उपयोग नहीं किया है इसलिए आंसर एग्जैक्ट है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि d शुड बी मच 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 लेस देन r, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। ऊपर जाते हैं तो भी g घटता है, नीचे जाते हैं तो भी g घटता है। ये एग्जैक्ट आंसर है। और जब ऊपर जाते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। हम इसकी पूरी समरी बना देते हैं, कंप्लीट डायग्रामेटिकल समरी बना देते हैं। ये जी सरफेस है, ये है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। हाइट h पे ये डिस्टेंस आर ई है, हाइट h पे जी डैश बोलते हैं इसे हम, या जी h बोल सकते हैं। ये है जी एम ई अपॉन आर ई
प्लस एच का होल स्क्वायर ऐसा जी एन ई अपॉन आर स्क्वायर, तो खैर सबसे ही सुंदर फॉर्मूला है। और अगर ये छोटी हाइट हो, एच इज मच मच लेस देन आर वाला केस हो, तो मैं जी को जी डैश को बोल सकता हूँ जी इंटू 1 माइनस 2 बाय आर, और इसको अप्रोक्सीमेट साइन डाल देता हूँ, ये अप्रोक्सीमेट वाला साइन डाल देता हूँ ऐसा। और अगर नीचे है, अगर हम डेप्थ डी पे है, तो जी डैश का फॉर्मूला है जी इंटू 1 माइनस 2, और ये एग्जैक्ट यहाँ पे जी 0 है सेंटर पे, यहाँ पे जी मैक्सिमम है, बस अंदर भी यहाँ पे भी जी इंक्रीज हुआ है, जी डैश इंटरनल पॉइंट में जी डैश इज लेस देन जी सरफेस, और एक्सटर्नल पॉइंट में जी डैश इज लेस देन जी सरफेस। ऐसी तमाम बातें जो हो सकती थी, आपने ऐसा एक डायग्राम फोर्स का बना लीजिए और ऐसा एक डायग्राम जी का बना लीजिए, बात ही खत्म हो गई। मेजॉरिटी फॉर्मूले ऑलरेडी आपके इस चैप्टर पे कवर हो गए। एफ का फॉर्मूला जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर से ही रिलेटेड हैं सारे फॉर्मूले, और काफी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके ऑलरेडी कवर हो गए हैं। चिंता की बात केवल एक है, इंटरनल पॉइंट। अगर ये रिजल्ट्स आप बार बार रिवाइज कर ले रहे हैं 10 15 20 बार, तो डेरिवेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, नहीं पढ़ेंगे तो मजे में रहेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक यू।